तो ये जो आज का सेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मास्टर क्लास करके मैंने रखा है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए हमें क्या क्या चीज लगता है, कौन कौन सी टीम्स लगती है, एक एग्जैक्ट प्रोफेशनल एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और डिप्लॉय होता है, ये सारा चीज इसमें बता रहा हूँ। इसका मेन मकसद ये है कि आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, चाहे फ्रीलांसर बनाना चाहता है या अपनी छोटी सी एक कंपनी डालना चाहता है, तो डेफिनेटली डाल सकता है, क्योंकि अब उसे बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत नहीं है कोडिंग करने के लिए। अलग अलग टेक्नोलॉजी की, जैसे कि नोड डेवलपर की जरूरत पड़ती है, कभी एंगुलर डेवलपर की जरूरत पड़ती है, कभी जावा डेवलपर की जरूरत पड़ती है। बट अभी जो जमाना आ रहा है, अब जो एरा आ रहा है, इसमें क्या होगा कि एआई टूल जो है वहां से सब कुछ जनरेट हो जाएगा, और एआई टूल जिस प्रकार से क्विकली और क्वालिटी वाइज जनरेट करके कोड वगैरह दे रहा है, तो अब कोड को सीखना, टेक्नोलॉजी को सीखना अब कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर अब मीनिंग ये आता है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्वालिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, मार्केट में डिमांड कैसा होता है, जीडीपीआर क्या होता है, कॉम्प्लायंस क्या होते हैं। ज्यादातर इसमें फोकस करो। पहले होता था कि कोई अगर टेस्टर बनता था, वो टेस्टर बनते बनते सीनियर हो जाता था, टेस्ट लीड हो जाता था, क्यूए मैनेजर हो जाता था, ऐसे करके बढ़ते थे। तो अब वो चीज नहीं रहा कि जो फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड में ही करियर बनाएगा। अब चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत तेजी से, तो ये सब चीजें अब चेंज होने वाली है। तो पहले से ही आप स्टडी करना चालू कर दो। तो ये इसलिए क्लास रखा गया हो, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पर मैं क्या क्या टॉपिक्स ले रहा हूँ। तो जैसे आप नीचे देखेंगे, व्हाई दिस मास्टर क्लास मैटर्स। तो इसमें क्या क्या मेन चीज है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट आर एवरीवेयर, यानी कि जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसको डिजिटल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। जैसे कि फिनटेक हो गया, बैंक वगैरह में यूज होता है, हेल्थ केयर में होता है, एआई वगैरह में यूज हो ही रहा है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे डोमेन्स है, लो लेवल पे भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कंपनीज नीड आर्किटेक्ट लेवल थिंकिंग, नॉट जस्ट कोडिंग। तो मैं एक्चुअली में ये चाहता हूँ कि जो आर्किटेक्ट लेवल की थिंकिंग है, ये आपके अंदर आनी चाहिए। आपको टास्क ओरिएंटेड काम नहीं करना है कि कोई आपको बोलेगा कि मुझे ये टास्क करके दो, और आप कोडिंग करना चालू कर दिए, टेस्टर उसको टेस्टिंग कर रहा है। आप आगे सोचो कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती है। तो वही सेशन में मैं डिटेल्स में लेने वाला हूँ। और मेन मकसद इसका ये है कि एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ सॉफ्टवेयर बिल्ड। तो ये टॉपिक्स हमारे मेन रहेंगे। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर जर्नी। तो एग्जैक्ट एक सॉफ्टवेयर की जर्नी होती कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनने से पहले आइडियाज होता है, यानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि आपको क्या चीज़ का सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर आपने बोला कि मुझे बिटकॉइन का बनाना है, आपके दिमाग में आइडिया है कि मुझे कोई जैसे कि मान लो मिल्कमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, घर घर जाके दूध देते, 1 किलो 2 किलो, और बैठ के फिर पूरा नोट डाउन करते, हिसाब करते। तो एक पुणे का एक मेरा फ्रेंड है, उसकी छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी थी स्वास्टेक करके। उसने क्या किया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया, और वो सेल्स बेस्ड किया, यानी सब्सक्रिप्शन लेवल पे। और जैसे मान लो कोई दूध वाला है, डेयरी फार्म खोल के रखा है, और उसके पास कम से कम 100 से ज्यादा कस्टमर है। तो उसको बोलता है कि आप एक काम करो, मेरे को साल भर का आप 3,000 रुपया दे दो, और मेरा सॉफ्टवेयर आप यूज करो। तो आप जब जब दूध दोगे, जो जो लड़का जाएगा घर में देने के लिए, वो तुरंत उसको सेलेक्ट करते जाएगा, कस्टमर को क्लिक करते जाएगा, यानी अटेंडेंस लगाते जाएगा। जैसे मंथ का एंड होगा, ऑटोमेटिकली बिल जनरेट होगा, इनवॉइस जनरेट होगा, उनको मैसेज चला जाएगा, और वो लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे कॉपी में लिखना, फिर किसी का बैलेंस है उसको याद रखना, तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा। लेकिन उसने सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं बनाया था कि उसके पास कोई रिक्वायरमेंट लेके आया था। एक्चुअली उसके पास एक आइडिया आया था कि अगर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं, और इंडिया के अलग अलग स्टेट में इस प्रकार का काम चलता है, और इसको अगर मैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करता हूँ या जैसा भी करता हूँ, तो काफी लोग इसको यूज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए, अगर आप नया बना रहे हो। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का बनता है, या तो आप नया आइडिया से बनाते हो, और या फिर जो बना हुआ है उसमें कुछ सस्ता या कोई बेटर चीज बना के देते हो, कंपटीशन में खुद का सॉफ्टवेयर भी लेकर जाते हैं। तो पहला चीज हो गया आइडिया, सेकंड हो गया रिक्वायरमेंट। जब आइडिया आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट की गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। रिक्वायरमेंट काफी समय भी लगता है,
रिक्वायरमेंट लेने में। लेकिन एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाता है, यानी बस यही रिक्वायरमेंट है और इसका ही सॉफ्टवेयर हमको बनाना है, तब हमारा स्टार्ट होता है डिजाइनिंग फेज। तो जो डिजाइनिंग फेज स्टार्ट होता है जिसमें आर्किटेक्ट लेवल का काम होता है, तो वो उसको डिजाइन करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिफाइन करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बजट क्या है, डिमांड क्या है, कितने ट्रैफिक्स रहेंगे। वो पीएचपी भी यूज कर सकता है, जावा डॉट नेट भी यूज कर सकता है, या डायरेक्ट नोड जेएस यूज कर सकता है। तो अलग अलग वो डिसाइड करेगा पहले टेक्नोलॉजी, देन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाएगा डिजाइनिंग का। फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है वो टेस्टिंग के लिए जाता है। और टेस्टिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तो डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है सर्वर में हम उसको डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो क्लाउड सर्वर हो सकता है, ऑन प्रिमाइस हो सकता है। देन उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है, यानी कि प्रोडक्शन लाइव हो गया, आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, तो देन उसके बाद आप मॉनिटर करते हो कि उसमें कोई इश्यूज आ रहा है क्या। अगर इशू आ रहा है तो उसको आप हॉट फिक्स करते हो। देन उसके बाद सपोर्ट चालू हो जाता है। सपोर्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन में तो आ गया, लोग यूज करने लगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, यूज नहीं कर पा रहा है, लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो फिर सपोर्ट टीम उसको सपोर्ट देती है। देन लास्ट में आपका इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि वर्जनिंग। तो जैसे आपका एक प्रोडक्ट बना करके टेस्टिंग करके आपने लाइव कर दिया, बाद में फीडबैक आता है, आपको भी लगता है कि नहीं इसमें और फीचर होनी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, एनहांसमेंट के लिए नया वर्जन बनाते हो, और उसी प्रोडक्ट में और नई चीज को ऐड करके फिर से डिप्लॉय करते हो। और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये होती है एक सॉफ्टवेयर की जर्नी, कि एक कैसे आपका आइडिया पूरा सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हुआ और कैसे वो और भी एनहांस होते जा रहा है टाइम टू टाइम। अब हम अंदर जाते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जैसे सबसे पहला जो जर्नी था आइडिया का, आइडिया के जस्ट बाद मैंने रिक्वायरमेंट बताया था, तो एक्चुअली में स्टार्ट हमारा यहीं से होता है। तो रिक्वायरमेंट्स होता है, तो गैदरिंग बिजनेस नीड। अगर मान लो कि कोई बिजनेस के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बिजनेस के लिए क्या चीज जरूरी चीज है, उन सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। देन उसके बाद डिफाइन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, यानी कि उसके बाद जब रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगी तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि फंक्शनल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। देन उसके बाद मैं यूजर स्टोरी क्रिएट करूंगा। यूजर स्टोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई उसमें लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के रोल हमारे कितने प्रकार के होंगे, इस रोल में क्या क्या फीचर्स होगा, अगर वो डैशबोर्ड में चला गया तो वहां पर क्या होगा। फिर वो डिस्क्रिप्शन मतलब काफी डिटेल्स में थ्योरिकल लिखते हैं, उसको यूजर स्टोरी बोलते हैं। और यूजर स्टोरी जो है, एक्चुअली में ये बोला जाए कि रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल था उसको हमने यूजर स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया, टेक्निकली कन्वर्ट कर दिया एनालिसिस करने के बाद। एंड उसके बाद जो है उसको और अगर स्पीड से एनालिसिस करना है तो हम एआई का भी यूज करते हैं, तो थोड़ा एनालिसिस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। देन उसके बाद स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन आता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास यूजर स्टोरी भी आ गई है, रिक्वायरमेंट आ गया, फंक्शनल नॉन फंक्शनल बना दिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है बीआरडी और एसआरएस, ये बनाना बहुत जरूरी होता है। बीआरडी और एसआरएस होता है जिसके ऊपर ही सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट होता है कि हाँ हमें ये चीज को डेवलप करना है, यानी वो फिक्स हो जाता है, फ्रीज हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, इसके ऊपर एग्रीमेंट होता है। एंड सेकंड चीज है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे स्टोरी लिखा गया है, स्टोरी एकदम रफ लैंग्वेज में, लेकिन काफी डिटेल्स में लिखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि क्या बनने जा रहा है। लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टेक्निकली डाटा होता है। टेक्निकल डाटा का मतलब कि जैसे स्टोरी में लिखा हुआ है कि भाई एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए जिसमें मुझे कम से कम 12-13 कंट्रोल्स चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ड्रॉप डाउन, ये लिखा रहेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आपका उसका यूआई यूएक्स से लेकर के वैलिडेशन कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा, वो सारी चीजें पूरी लिख के आती है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो टेक्निकल डिटेल्स होता है जिससे एग्जैक्ट हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, हमारा लुक एंड फील और उसकी बैकएंड की फंक्शनैलिटी उसी हिसाब से काम करती है। या बोला जाए कि गाइडेंस ऑफ डेवलपर एंड टेस्टर। तो डेवलपर भी डेवलप करने से पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ही पढ़ता है, देन डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, और टेस्टर्स रहते वो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को पढ़ते, तब उसके बाद वो टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिबिलिटी और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये तो यहाँ पर थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन लिखे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आप सीनियर हो, मैं एक सेशन लूंगा स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जहाँ आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट बनते हैं। डीएफडी हो गया, यूएमएल हो गया,
लो लेवल, हाई लेवल, क्लास डायग्राम, एंटिटी डायग्राम। तो मैं एक सेशन लूंगा, काफी पता होना चाहिए ये सब चीजें, नहीं तो कई बार होता है कि सीनियरिटी बढ़ जाती है लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। फिर हम आते हैं कि प्रोसेस, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है। बट लेकिन मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्रोसेस चल रहा है वो है अजाइल। अजाइल जो है ये मार्केट में क्यों ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको डिलीवरी जो होती है फास्ट मिलती है, तुरंत तुरंत मिलती है। अजाइल में क्या होता है कि सपोज आपने एक मॉड्यूल को डेवलप कर लिया और उसकी टेस्टिंग कर ली और उसको आप लाइव कर सकते हो। तब तक टीम जो है सेकंड मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है। सेकंड मॉड्यूल जैसे बन गया उसको भी हम लाइव कर देंगे, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल दोनों चालू हो जाएंगे। और ऐसे टाइम टू टाइम उसका डिलीवरी होता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हर महीने में आपका डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में होता रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि 4 महीना 5 महीने में एक बार होगा, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है। आपके जो बीए रहते हैं, आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो कैसा फ्लो डिफाइन किए हुए। तो अजाइल जो है एक डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी जो लेटेस्ट है मार्केट में, लगभग सभी एमएनसी कंपनी इसको यूज करती है। तो इसमें जो होता है इटरेटिव डेवलपमेंट होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है, डेली स्टैंड अप होता है और कंटिन्यूअस फीडबैक होता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है जो डेली डेली चलती रहती है। टीम का फीडबैक भी लिया जाता है, टीम डेवलपमेंट भी करती है, जो हो गया उसको टेस्टिंग में देती है। तो इसके जो ब्रेकडाउन अगर देखेंगे तो जैसे कि एपिक होता है सबसे पहले। एपिक का मतलब है कि बड़े बड़े मॉड्यूल, जैसे कि ईआरपी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो ईआरपी एप्लीकेशन में सेल्स मॉड्यूल है, परचेस मॉड्यूल है, फिनांस मॉड्यूल है। तो ये समझ जाओ कि ये एपिक है। और एपिक के अंदर आते हैं फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है कि जैसे एचआर मॉड्यूल है तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का एक फीचर हो सकता है ना। एम्प्लॉय का कोई इंटरव्यूज वगैरह का लेने का कोई एक फीचर हो सकता है। अटेंडेंस वगैरह के लिए कोई फीचर बन सकता है। तो ये एचआर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। और एक फीचर जो होता है उसके बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, क्योंकि फीचर्स को फिर एक्चुअली में छोटा छोटा ब्रेक डाउन किया जाता है जिसको स्टोरी बोलते हैं। और इस स्टोरी को डेवलप किया जाता है। तो जब स्प्रिंट प्लानिंग में जो दिया जाता है वो स्टोरी दिया जाता है बनने के लिए, और ये स्टोरी डेवलपर को असाइन कर देते हैं। और डेवलपर टेस्टर सब मिलके क्या बनाते हैं, टास्क बनाते हैं। और डेली इस बेस पे इस टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं और डन करते जाते हैं स्टेटस। अगर टेस्टिंग के दौरान कोई बग मिलता है, कोई इशू दिखाई देता है, तो टेस्टर उसको डेवलपर को असाइन करता है कि भाई तुम्हारे काम में कोई इशू आया, इसको आप देख लो और फिक्स कर लो। तो इसके लिए जो टूल मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर है वो जीरा है और एजोर डेवऑप्स है। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चलने वाला है जीरा। जीरा जो है JIRA, ये एक्चुअली में ज्यादा चलता है, इसमें टिकट वगैरह क्रिएट करते हैं और काफी पॉपुलर है। बट लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से माइक्रोसॉफ्ट में रहते हैं, उनको अलग से कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लेना और उनको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी फॉलो करना है, तो वो लोग एजोर डेवऑप्स यूज करते हैं। नहीं तो अगर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है कोई व्यक्ति तो उसके लिए जीरा बेस्ट है। बट ये दोनों पेड है ना, फ्री वर्जन नहीं है। आपको जीरा भी लेना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एजोर डेवऑप्स में बेसिक थोड़ा फ्री है, बट उसमें काम नहीं चलता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको उसका भी कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आर्किटेक्ट थिंकिंग ये मेन चीज आ गया। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप कैसे थिंकिंग करते हो। थिंकिंग करने के लिए पहले तो आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। आपको सारी चीज दिमाग में रहेगी, तो आप जब नया बनाने बैठोगे तो आप डिसाइड करोगे कि इस रिक्वायरमेंट में और इस बजट में। मैं तो बार बार रिक्वायरमेंट और बजट दोनों बोलता हूँ। रिक्वायरमेंट पहली होती है जरूरी चीज, लेकिन सेकंड बजट इसलिए होता है कि एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट मैं उसको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने जाऊंगा जो दुनिया में चले। बट मैं जैसे बोलूंगा कि ये इसमें 20 करोड़ लगेगा, सामने वाला बोलेगा नहीं मेरा तो 10 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ का है। तो फिर मुझे वैसा डिजाइन करके देना पड़ेगा। दोनों देखना पड़ता है। तो आर्किटेक्ट थिंकिंग में आपके दो आर्किटेक्चर जो रहते हैं आते हैं, एक मोनोलिथिक होता है, माइक्रो सर्विस होता है। मोनोलिथिक जो होता है पहले जमाने के जो सॉफ्टवेयर बनते थे जिसमें आपका जो फ्रंट एंड है, आपका बैक एंड है और डाटाबेस है, तो जनरली ये एक ही सर्वर में डिप्लॉय हो जाते हैं। और ये सस्ता पड़ता है, मतलब उसका जो डिप्लॉयमेंट वगैरह कॉस्ट है इंफ्रा का, क्लाउड का, वो कम पड़ता है क्योंकि मोनोलिथिक है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आसानी से इसको अलग अलग करना है, या कोई एक सेक्शन बंद हो गया या कहीं पर भी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, पूरा एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा। लेकिन मैक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हाँ बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसको अलग अलग डिप्लॉय करते हैं। अगर कोई एक सर्विस बंद हो गई लेकिन एप्लीकेशन बंद नहीं होगा आपका, वो सर्विस काम करना बंद होगा। जैसे मान लो अमेजन है, अभी अमेजन में अगर मान लो
नोटिफिकेशन की सर्विस बंद हो गई, बाकी सब चलता रहेगा, आप परचेज वगैरह कर सकते हो, बट ये है कि आपको एसएमएस और ईमेल नहीं आएगा। अगर पेमेंट सर्विस बंद हो गई, पेमेंट आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सर्च करना है, अकाउंट में लॉगिन करना है, पूरा एप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट वगैरह ढूंढना है, सब काम कर सकते हो। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अभी बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन हर सॉफ्टवेयर को माइक्रो सर्विसेज नहीं बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर उतने बड़े भी होने चाहिए, उतने कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए उसके अलग अलग। नहीं तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है 1 लाख रुपए का या 50,000 का, तो आप माइक्रो सर्विसेज नहीं बना, मोनोलिथिक बना के आपको देना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी और रेजिलेंस जो होता है, ये हमको बहुत सोचना पड़ता है कि अगर ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा। आप जब डेवलप कर रहे हो तो आप और आपकी टीम 8-10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो लाइव हो जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग आके काम करेंगे। तो आपको बनाने से पहले ही वो सोचना है आपकी ऑडियंस कितनी है। अगर आपको लग गया कि इसको जब चलेगा मार्केट में तो कम से कम 1 करोड़ लोग इसमें काम करेंगे, या आपको ऐसा लग गया कि कम से कम 1 अरब यूजर जो है वो हिट करने वाले इस एप्लीकेशन को, तो आपको डिजाइनिंग वैसा थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको इंफ्रा के बारे में सोचना पड़ेगा, जो आपका आर्किटेक्चर है उसको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो उतना पावरफुल हो पाएगा कि नहीं। और अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली क्लाउड में जाना पड़ेगा, तो क्लाउड नेटिव सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी, ताकि आपका जो है स्केलिंग्स वगैरह आपको मिल सकता है। विजुअल डिजाइन एंड डायग्राम्स हमको बनाने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले ये सब रेडी करना पड़ता है। तो उसमें यूज केस हो गया, जिसमें आप लिखते हो कि सिस्टम बिहेवियर कैसा कैसा रहेगा, इसमें रोल्स वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। सीक्वेंस हो गया कि आप इटरेशन बना सकते हो, कि आपके सीक्वेंस कैसे होगा डेवलपमेंट का, प्रायोरिटी वाइज आप सेट कर सकते हो। आपका ईआर डायग्राम आप बना सकते हो, क्योंकि आपने डाटाबेस अगर यूज कर रहे हो तो आपको ईआर डायग्राम बनाना पड़ता है डाटा फ्लो दिखाने के लिए। एंड आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, आर्किटेक्चर का मतलब जैसे आप सॉल्यूशंस बनाते हो, आप डिफाइन करते हो कि आपको क्लीन आर्किटेक्चर में जाना है, लेयर्ड आर्किटेक्चर में जाना है, या अनियन आर्किटेक्चर में जाना है। तो ये सारी चीजें जो है, और इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन डायग्राम वगैरह बनते हैं, ये सब काम आपका डेवलपमेंट से पहले कंप्लीट हो जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, इसके बेस पे ही डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर आते जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है यूएक्स माइंडसेट का। अब जैसे मान लो कई लोग यूएक्स यूआई बोलते रहते हैं, हर बार मैंने देखा किसी के मुंह से यूएक्स यूआई निकलता है। यूएक्स डिफरेंट थिंग है, यूआई डिफरेंट थिंग है, और यूआई यूएक्स के पहले एक वायरफ्रेम आता है। तो जो यूएक्स माइंडसेट का भी व्यक्ति होता है ना, तो पहले तो वो वायरफ्रेम ही बनाता है। वायरफ्रेम के लिए कोई टूल भी अवेलेबल होते हैं। वायरफ्रेम का मतलब होता है कि सिंपल, जैसे ये इमेज में देख रहे हो कि इसने मोबाइल स्क्रीन ले लिया और सोच रहा है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, लोगो कहाँ पर आना चाहिए, तो एक रफ टाइप का वो जो डिजाइन बना रहे हैं इसको वायरफ्रेम बोलते हैं। लेकिन जब यूएक्स बनाते हैं तो यूएक्स के टूल होते हैं। अभी मार्केट में दो टूल पॉपुलर चल रहा है, एक है फिग्मा और दूसरा है अडोब एक्सडी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट ये दो ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप फिग्मा में या अडोब एक्सडी में काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, यूएक्स बनाओगे। तो जो यूएक्स है या एक्चुअली में यूजर एक्सपीरियंस है। तो जो यूएक्स डेवलपर्स होते हैं या यूएक्स के आर्किटेक्ट होते हैं, ये दुनिया में जितने प्रकार के एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, अलग अलग डोमेन के, जैसे आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का वेबसाइट कैसा दिख रहा है, अगर ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड अगर कंपनी उसकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो हर डोमेन का वेबसाइट का लुक एंड फील का उनको नॉलेज होता है। दूसरा, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं कि हम यूजर को कैसा हम स्क्रीन देंगे कि उसके लिए बहुत इजी होगा। क्या हम उसको शॉर्टकट चलाने के लिए देंगे, क्या हम उसको साइड में मेनू बार देंगे, क्या मेनू बार ऑटो हाइड देंगे। इस टाइप की चीजों को वो सोचता है, थिंकिंग करता है कि हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, और कितना उसका जो है इंटरफेस बनाएंगे वो कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना यूजर फ्रेंडली होगा, या साफ लैंग्वेज में बोला जाए, इडियट फ्रेंडली एप्लीकेशन, कि कोई अगर इडियट भी है तो भी उसको प्रॉपर चला ले। ये माइंडसेट होता है यूएक्स डेवलपर का, यार इतना आसान बनाने की कोशिश करता है। तो ये टूल्स यूज करके पहले तो आप यूजर फर्स्ट थिंकिंग, यानी उसको कोई मतलब नहीं आपका बजट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या बनाने की सोच रहे हैं। वो ये देख रहा है कि यूजर क्या चाहता है, कितनी आसानी से इंस्टॉल कर सके, कितनी आसानी से लॉगिन कर सके, हर चीज उसको कितनी आसानी से दिखना चाहिए। ये इसकी माइंडसेट होती है। देन उसके बाद जर्नी मैपिंग, और उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी फोकस। तो ये तीनों पॉइंट थिंकिंग करके वो क्या करता है, यूएक्स बनाता है। यूएक्स के पहले कई बार वो वायरफ्रेम भी बनाता है, जिसमें लो फिडिलिटी स्केचेस होते हैं। जैसे ये कुछ भी डायग्राम बना रहे, एक स्क्वायर बॉक्स बना दिए कि स्क्रीन है,
और उसमें लोगो बनाना है तो एक राउंड सर्कल बना दिए और लिख दिए कि लोगो, एक रफ टाइप का डायग्राम्स होता है। तो ये वाला जो रहता है इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको। ये वायर फ्रेम बनाता है, वायर फ्रेम के बाद ये यूएक्स डिजाइन करता है। यूएक्स डिजाइन एक्चुअली में वो डिजाइन होता है जिसमें कलर फॉन्ट्स हर चीज डिफाइन हो जाती है। उसके बाद ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा फिर आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को बोलते हैं यूआई डेवलपर, या आप इसको बोल सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है, ये यूआई डेवलपर है, ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिव यूआई बनाता है। लेकिन ये यूआई किससे बना रहा है? यूजर इंटरफेस किससे बना रहा है? यूएक्स को देख के बना रहा है। तो यूएक्स अगर फिग्मा में बना दिया किसी ने, तो वो फिग्मा का लिंक फ्रंट एंड डेवलपर को देता है। फ्रंट एंड डेवलपर को पता चल जाता है कि मेरी लॉगिन स्क्रीन कैसे होगी, कि कहाँ कहाँ कंट्रोल रहेंगे, कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, वहां पर दिख रहा है। वो सेम टू सेम वैसा बनाएगा सीएसएस को यूज करके। तो यूआई डेवलपर का काम ज्यादा थिंकिंग का नहीं है, उनको कोडिंग आता है। जैसे एंगुलर डेवलपर है, कोई रिएक्ट डेवलपर है, कोई नेक्स्ट जेएस डेवलपर है, नोड जेएस डेवलपर है, ये सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट में आते हैं। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर्स आता है उसको यूएक्स मिल गया, उसको वैसा का वैसा यूएक्स बना करके देना है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि उनका जो वेब जो डिजाइन बना रहे हैं वो सब डिवाइस में चलना चाहिए। लैपटॉप में भी खोलेंगे तो प्रॉपर चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मोबाइल में खोलेंगे उस वेबसाइट को तो भी क्लियर समझ में आना चाहिए। स्क्रीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई आइकॉन्स वगैरह है कोई ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए। तो ये सारा चीज को रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। फास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो वो जब कोडिंग करते हैं तो वो एक्सपर्ट होते हैं कि हाँ लेजी लोडिंग यूज करना है, कैसे असिंक्रोनस एपीआई कॉल करना है ताकि स्पीड वगैरह प्रॉपर मिले। कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन करते हैं वो, मतलब जैसे कि ईआरपी है, तो ईआरपी में अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल के कंपोनेंट बनाएंगे। तो किसी भी कंपोनेंट को शो हाइड कर सकते हैं फ्लैग वगैरह से, या काफी इजी होता है। तो इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी मार्केट में जो चल रहा है फ्रंट एंड वाले भी इसको यूज करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर का मतलब है कि आप अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हैं जिसको आप मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। अरे एंगुलर, रिएक्ट, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, ये सब इसके एग्जांपल है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के। तो फ्रंट एंड समझ में आ गया। जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, डब्ल्यू एड्रेस लिख के एंटर करते हो किसी भी ब्राउजर में, तो जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो फ्रंट एंड के कारण दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप फ्रंट एंड में किसी बटन में क्लिक करते हो और आपका कोई रीडायरेक्ट होता है या कोई फंक्शनैलिटी रन होती है, उसको फिर बोलते हैं बैकएंड। तो बैकएंड इंजीनियरिंग जो होती है, ये पीछे तरफ होती है, सर्वर में होती है, और फ्रंट एंड से रेस्ट एपीआई के द्वारा जुड़ी होती है। तो जब फ्रंट एंड में किसी बटन में आप क्लिक करते हो, तो बैकएंड में कोई एपीआई कॉल होती है जो सर्वर तक जाती है। वहां पर आपका बैकएंड का लॉजिक रखा हुआ है, तो बिजनेस लॉजिक आपका पड़ा हुआ है, और ऑथेंटिकेशन जैसे जेडब्ल्यू टोकन लगा हुआ है। तो वो आपको रिस्पॉन्स लेके आता है सर्वर से, और आपको यूआई में दिखाई देता है कि आपका जो भी रिजल्ट आ गया। जैसे कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप लोग देखते हो ना, अपना रोल नंबर डाल के रिजल्ट देखते हो। तो जब रोल नंबर टाइप करके सबमिट बटन दबाते हैं, एपीआई कॉल होती है, और जो रिजल्ट आता है वो सर्वर से आता है बैकएंड लॉजिक के द्वारा, डाटाबेस में स्टोर रहता है और फिर आपको दिखाई देता है। तो ये दो पिलर हो गए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, फ्रंट एंड और बैक एंड। इसके बाद आगे देखते हैं अगले स्लाइड में, डाटा लेयर डिजाइन। यानी कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड तो मैंने बता दिया, बट आपके इतने सारे डाटा स्टोर रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो उसके लिए आपको डाटा लेयर डिजाइन में आते हैं। तो इसमें आपके डाटाबेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसको हम सिक्वल बोलते हैं, और एक नन सिक्वल होता है। तो एक्चुअली में पहले स्ट्रक्चर्ड ही आया था मार्केट में। स्ट्रक्चर्ड में जो सबसे पहला डाटाबेस आया था उसका नाम था डीबीएमएस। तो हम लोग तो खैर पुराने जमाने के, आदम जमाने के, तो डीबीएमएस में हमने काम किया था। डीबीएमएस के बाद फिर हमारा डीबीएस आया। डीबीएस के बाद आपका साइबेस आया, फिर उसके बाद फॉक्सरो आया। तो पहली जॉब मुझे लगी थी 96 में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि गवर्नमेंट जॉब थी। उस समय मैं फॉक्सप्रो में काम करता था। तो फॉक्सप्रो में हम पूरा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। उसमें फ्रंट एंड बैक एंड लॉजिक और आपका डाटाबेस सब कुछ रहता था एक ही सॉफ्टवेयर में। फॉक्सप्रो के बाद फिर और विजुअल बेसिक आया, फिर उसके बाद अभी डॉट नेट, जावा, फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी फिर बनना चालू हुई। इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस आपका इसको मेंटेन करना पड़ता है डाटा लेयर में। स्टोर प्रोसीजर जिसमें आपका एग्जैक्ट डाटाबेस का लॉजिक लिखा है, इसको बैकएंड लॉजिक नहीं बोलते, इसको डाटाबेस का लॉजिक बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर में, जो आपको डाटा को फेच करने में मदद करता है किसी लॉजिक को रन करके। तो ये डाटा लेयर डिजाइन एक्चुअली में डाटाबेस से जुड़ा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया, फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, तीन सबसे मेन पिलर हो गए। और इसके पहले मैंने क्या बता दिया? यूएक्स, है ना? यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है।
तो यहां तक आप अगर बोलोगे कि एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, डेफिनेटली बन तो जाएगा, लेकिन आज का जो सेशन है काफी एडवांस है। अब आप देखेंगे कि इसके अलावा क्या क्या चीज जानना आपको बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आर्किटेक्ट। तो जैसे मैं बोला था कि सॉफ्टवेयर बनाना एक अलग चीज है, बट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, क्वालिटी का बनाना है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट में, एंटरप्राइज ग्रेड में बनाना है, तो डेफिनेटली आपको फिर बहुत चीज पता होना चाहिए। तो जैसा अभी मार्केट में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो क्लीन आर्किटेक्चर चल रहा है। अगर जावा में कोडिंग कर रहे तो भी आपको क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो करना है, पाइथन में कर रहे तो भी, और या फिर डॉट नेट में कर रहे तो क्लीन आर्किटेक्चर के पहले भी कौन कौन से आर्किटेक्चर थे? जैसे इसके पहले अनियन आर्किटेक्चर आया था, उसके भी पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर चलता था, और उसके भी पहले आप देखोगे तो केवल 3 लेयर चलता था, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, डाटा एक्सेस लेयर, 3 लेयर का चलता था, जो मोनोलिथिक बोलते हैं जिसको आर्किटेक्चर। और ये आपका क्लीन आर्किटेक्चर जो है, ये मार्केट में भी सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इसमें डोमेन होता है, एप्लीकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंटेशन होता है। यानी आप जब बनाते हो कोई सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट, तो आपको ये 4 प्रोजेक्ट उसके अंदर ऐड करने होते हैं। जैसे कोई एपीआई बना रहे हो, तो एपीआई के लिए भी आपको 4 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये होता है क्लीन आर्किटेक्चर। आगे आर्किटेक्चर के सेशन में इसका डिटेल मीनिंग बताऊंगा कि आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा आर्किटेक्चर कहाँ पर फिट होगा। बट यहाँ पर ये जान लो कि आपको आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हो या स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो। इसके अलावा क्या जरूर लगता है? अगर आर्किटेक्चर भी चलो आपको पता चल गया, तो सबसे मेन चीज होती है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में सबसे बड़ी चीज होती है सॉलिड। तो आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल ही नहीं पता, तो आप मतलब एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं बना रहे। वो सॉफ्टवेयर कोई काम का भी नहीं होगा, उसमें मॉडिफिकेशन इतना टफ होगा, अपग्रेड नहीं कर सकते, बहुत सारी इशू आएगा। तो सॉलिड डिजाइन हमको यूज करना है। फिर उसके बाद है रीयूजेबल कोड। ये होता है आपका उप्स के कारण, जो उप्स हम बोलते हैं, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कारण रियूजेबल कोड होता है। फिर उसके बाद है टेस्टेबल सिस्टम। तो आपको डिजाइन ऐसा करना है कि आपका सिस्टम जो है बड़ी आसानी से टेस्टिंग हो सके, हर प्रकार से टेस्टिंग हो सके। तो ये आपका हो गया। और डिजाइन पैटर्न्स में अगर हम आते हैं, जैसे डिजाइन पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे रेपोरेटरी, फैक्ट्री, सिंगलटन, यूनिट ऑफ वर्क। एक्चुअली में डिजाइन पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो कम से कम जो फेमस है वो करीब 30 है, 30 के आसपास है, 30+ है। लेकिन 30+ में आप जो मोस्टली यूज करते हो वो ज्यादा ज्यादा 6 और 7 करते हो। 6 7 आपको पता होगा, जैसे रेपोरेटरी है, आप मोस्टली करते हो, सिंगलटन भी करते होंगे, फैक्ट्री कभी कभी कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन हम 6 7 ही कर पाते हैं। लेकिन 30+ केवल डिजाइन पैटर्न है। तो अगर आपको क्वालिटी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप मान के चलो कि आपको सॉलिड मालूम होना चाहिए। उप्स कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ये पता होना चाहिए, जिसके कारण आप रीयूजेबल कर देते हो कोड को। टेस्टेबिलिटी और डिजाइन पैटर्न्स आपको आने चाहिए। ये आने के बाद आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अब थोड़ा सा क्वालिटी का बन रहा है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत हाई क्वालिटी का बनाना है, या फिर बोला जाए कि एंटरप्राइज ग्रेड का बनाना है। मतलब इसमें अगर आप जाते हो तो आपको फिर दो चीज और ध्यान देना है, एक परफॉर्मेंस और दूसरा है सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप एप्लीकेशन तो बना दिए, अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कल की डेट में 1 लाख व्यक्ति अचानक उसको यूज करेंगे, वो स्लो हो जाएगा, लोडर गोल गोल घूमता रहेगा, तो फिर लोग यूज नहीं करेंगे। अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन चल जाएंगे। जैसे आज आप पेमेंट करते हो, आपके पास गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, आपका फोन पे भी है, लेकिन किसी कारण से गूगल पे से पेमेंट करने में आपको बहुत समय लग रहा है, 1 1 मिनट, 2 2 मिनट रुकना पड़ रहा है, और सभी व्यक्ति बोल रहे हो, तो क्या करेंगे लोग? उसको यूज करना बंद करेंगे, दूसरा यूज करेंगे। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर अगर अच्छा बनाना है तो आपको ये दो चीज को ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना मतलब इसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड लेवल पे क्या चीज होती है जो परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, बैक एंड पे क्या होता है जो परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, डाटाबेस लेवल पे क्या करना पड़ता है जिससे परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो आपको ये नॉलेज अगर अच्छे से है तभी आप परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएंगे। एपीआई ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि पूरा काम जो होता है कम्युनिकेशन का एपीआई के द्वारा होता है, फ्रंट एंड बैक एंड से एपीआई के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो एपीआई ऑप्टिमाइज, तो ये सबसे पहला काम हो गया। कैशिंग यूज करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, तो आपका डाटाबेस का हीट कम हो जाता है। डाटाबेस से कैलकुलेशन करके लॉजिक लगा के जो डाटा आता है जिसमें टाइम लगता है, और उस डाटा को रेडिस कैशे में रख लेते हैं। अगली बार सेम डाटा की जरूरत पड़ती है तो डाटाबेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रेडिस कैशे उठा के दे देता है डाटा।
तो स्पीड क्या हो जाता है एप्लीकेशन का, बढ़ जाता है। हाई अवेलेबिलिटी होना चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारा एप्लीकेशन तो 4 घंटा हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है, लॉग इन ही नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं कि डाउन टाइम। तो हाई अवेलेबिलिटी हमेशा रहना चाहिए। सिक्योरिटी में आप देखोगे JWT कॉमन हो गया, क्योंकि जहां पर भी API यूज हो रहा है JWT आपको यूज करना पड़ेगा। ये एक ऑथेंटिकेशन टोकन होता है। तो JWT के अलावा मार्केट में और भी आते हैं, जैसे ओविन करके आता है, आप वो यूज कर सकते हो, JWT भी यूज कर सकते हो। एनक्रिप्शन यूज करना पड़ता है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट कोई व्यक्ति कर रहा है, रिस्पॉन्स सर्वर दे रहा है, या रिक्वेस्ट क्लाइंट से आ रही है, रिस्पॉन्स सर्वर से आ रही है। लेकिन अगर मान लो रिस्पॉन्स को या रिक्वेस्ट को बीच में कोई व्यक्ति पकड़ के देख ले तो क्या होगा। तो इसलिए एन्क्रिप्शन रहता है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि जब रिक्वेस्ट जाती है तो एनक्रिप्ट होके जाती है, कि बीच में से अगर उसको ब्रेक करके उठाया जाए तो वो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या रिक्वेस्ट जा रही है। रिस्पॉन्स भी जो आता है वो एनक्रिप्शन में आता है। तो इसीलिए एनक्रिप्शन जो रहता है हमारे बहुत जरूरी होते हैं। और तीसरा चीज है OWASP प्रैक्टिस। तो डेफिनेटली अगर आप 10 साल से ऊपर के सीनियर हो और आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि सिक्योरिटी के लिए आपकी अप्रोच क्या क्या होती है, आप सबसे पहले OWASP बोलो। OWASP में 10 रूल्स होते हैं सिक्योरिटी के, और वो 10 बेसिक रूल्स है। अगर आप केवल इंटरव्यूअर को ये बोल दिए कि मैं OWASP जो है, वो जो बेसिक 10 रूल्स है वो फॉलो करता हूँ, इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाएगा, या पूछ लेगा वो 10 रूल्स क्या क्या है, नहीं तो अदरवाइज तो समझ जाएगा कि आप सिक्योरिटी पे फोकस करते हो। लेकिन ये वर्ड जो है ना, एक्चुअली डेवलपर को नहीं पता, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी का डेवलपर हो। ये स्टैंडर्ड रूल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, OWASP। तो ये आपको टाइम मिलेगा तो एक बार पढ़ लेना, नहीं तो मैं सेशन सिक्योरिटी का लाऊंगा, उसमें मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि टेस्टिंग करना रहता है, सॉफ्टवेयर काफी बड़े रहते हैं, तो वो टेस्टिंग ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीनियर होते हैं, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो जैसे मान लो आपका इसमें पहला आता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और भी आती है। आप इसके बड़े लेवल पे जब थ्योरी पे जाओगे ना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट बॉक्स क्या होता है, फिर उसके अंदर जाओगे तो ऐसे ये बढ़ते चले जाता है। ये बहुत प्रकार के टेस्टिंग और बहुत सारे वर्ड्स भी आप सुनोगे टेस्टिंग के। और कई चीजें ऐसे मैं गारंटी देता हूँ कि आप सुने भी नहीं होंगे कि अच्छा ऐसी भी टेस्टिंग होती है। सैनिटी टेस्टिंग। तो जब मैं भी जूनियर था तो डेफिनेटली कई बार जब मैं पहली बार MNC कंपनी गया था, तो जब वर्ड सुनता था तो मुझे अजीब लगता था, सैनिटी टेस्टिंग। तो फिर मैं पूछता था सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है। बोले एक हाई लेवल की टेस्टिंग होती है, जस्ट चला के देखते कि सारे पेज खुल रहे हैं कि नहीं, हाई लेवल पे क्लिक करते, 2 मिनट में या 1.5 मिनट में टेस्टिंग हो जाती है, इसको सैनिटी टेस्टिंग बोलते हैं। तो हर हर प्रकार की टेस्टिंग के नाम होते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्टर तो QA को पता होना चाहिए, ये सभी सीनियर को पता होना चाहिए कि टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। फिर इसके बाद देखेंगे टेस्ट डिजाइन। टेस्ट डिजाइन में क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो हो गया, टेस्ट केस हो गया, और ऑटोमेशन हो गया, 3 चीजें चलती है। तो टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस हो गया तो आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हो, और अगर आप स्क्रिप्टिंग लिख देते हो तो वही मैनुअल काम ऑटोमेट हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऑटोमेशन कंपलसरी होता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं तो फिर उसमें जरूरी नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है, एग्जैक्ट ये क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टर, इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे कि मान लो कि ये बग लाइफ साइकिल, ये एक्चुअली देखा जाए तो टेस्टर का काम है। क्वालिटी में थोड़ा बहुत ही पोर्शन आता है, लेकिन जैसे क्वालिटी मैट्रिक्स है, ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस करता है। कंटिन्यू टेस्टिंग सबकी हो गई, कंप्लायंस हो गया, ये पूरा इसमें आ जाता है। GDPR आता है, SOC 2 आता है, ऑडिट लॉग आता है, ये होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। तो कंपनी क्या करती है, बड़ी चालाक होती है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे नाम देती है, जैसे सेल्समैन। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी में भी सेल्समैन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं, जाते, घर घर नहीं जाते बट कंपनी कंपनी जाते हैं। लेकिन कंपनी उसका नाम दे दी कि BDO, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, टाई वाई लगा के, फिर उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्समैन जनरली वो के जब आपका डोर बेल बजा के आपको कुछ बेचने के लिए आते हैं। ऐसे ही टेस्टर, टेस्टर पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आया कि अरे यार टेस्टर से अच्छा इनको QA बोलेंगे, QA इंजीनियर, QA मैनेजर, थोड़ा अच्छा लगता है। बट उसको जब मैं पूछा कि भाई तू क्या करता है, वो करता है टेस्टिंग है।
क्यूए का कुछ मतलब नहीं, इसको पता ही नहीं क्या होता है। तो ये मैंने आईटी फील्ड में देखा कि 16 साल हो गया, 12 साल हो गया, और जब मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तुम बताओ क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, तो वो बताएगा मैं टेस्ट केस लिखता हूँ, टेस्ट सिनेरियो लिखता हूँ, मैं ऑटोमेशन भी करता हूँ, मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ। मैं बोला तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आप क्यूए में क्या करते हो? मैं लिटरली बता, मतलब ये बता रहा हूँ तो सच में कि कोई नहीं बता पाता, और जबकि उनको 12 साल 15 साल हो गए काम करते हुए। तो ये इशू चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप लोग जान के रखो कि क्वालिटी एश्योरेंस जो रहता है ये आपको एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। आप एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें मैट्रिक्स वगैरह फॉलो करनी पड़ती, चेक करनी पड़ती है। तो ये धीरे धीरे आपको बहुत सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इसको ध्यान दो, ये सारी चीज काम आएंगे। अभी हम और आगे जाते हैं, एनवायरमेंट फ्लो। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इसके जो कॉमन एनवायरनमेंट होते हैं वो चार ही होते हैं। एक डेव होता है, क्यूए होता है, यूएट होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसका भी मीनिंग कई लोग को पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट क्यों होता है, चार इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं। तो वो मैं बता देता हूँ कि जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, इसका जो ऑनरशिप होता है या इसमें जो खेला जाता है डेवलपमेंट के समय, वो डेवलपर टीम में, उनके अंडर में रहता है। तो जो डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट करते समय बहुत सारा रफ डाटा डालती है, ABCD XYZ, और टेस्ट करते रहती है, तो वो उनका काम है। इसका डाटाबेस अलग होता है। तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस सब डाल देते हैं, और ये पूरा डेवलपर के कंट्रोल में रहता है। और क्यूए एनवायरनमेंट जो रहता है ये टेस्टर के कंट्रोल में रहता है। तो जब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कोई चीज क्यूए में आती है, तो वो टेस्टर को बता दी जाती है कि भाई ये चीज आ गई तेरे पास, अब तुम इसको टेस्टिंग करो। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेशन टेस्टर हो गया, मैनुअल टेस्टर हो गया, ये क्यूए एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और क्यूए एनवायरनमेंट में जब कोई चीज पास हो जाती है तो उसको साइन ऑफ देते हैं। ये क्या पास होता है, जैसे मैंने बताया था, एपिक फीचर स्टोरी। ओके। तो जैसे कोई फीचर, उसकी स्टोरी अगर डन हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई, बग वगैरह थे वो भी खत्म हो गए, सब क्लोज हो गए, देन साइन ऑफ देता है, और फिर वो जाता है यूएट में। यूएट मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर मतलब आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। यूजर मतलब होता है क्लाइंट के तरफ के यूजर। जो क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है लाखों करोड़ों रुपए सॉफ्टवेयर बनाने का, तो वो क्लाइंट आपके डेवलपमेंट को बिल्कुल टच नहीं करेगा, आपके क्यूए एनवायरनमेंट को टच नहीं करेगा। जब आप यहाँ पर यूएट में डालोगे और फिर उसको बताओगे कि भाई यूएट में डाल दिया, अब वहां पर खुद क्लाइंट के जो टीम है वो बैठ के टेस्ट करेगी। और क्लाइंट की टीम अगर मान लो टेस्ट करने के बाद अगर साइन ऑफ दे देती है, ओके कर देती है, देन ये प्रोडक्शन पे जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन लाइव हो जाएगा तो आम पब्लिक जो रहती है वो उसको चलाना चालू कर देगी, फिर ये पब्लिक के बीच में आ गया। लेकिन पब्लिक के बीच में आने से पहले ये पूरा डेवलपमेंट फेज में था, टेस्टिंग फेज में था, यूजर एक्सेप्टेंस, क्लाइंट की हरी झंडी मिल गई, देन प्रोडक्शन में चला गया। तो ये तो सबसे चार जो है मेन होते हैं। इसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे क्यूए है तो कहीं कहीं पर इसको स्मोक बोला जाता है, स्मोक एनवायरमेंट। जैसे यूएट है तो यूएट को कई बार क्या होता है कि इसको हम प्री प्रोड बोल देते हैं, प्री प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के पहले का प्री प्रोड। जैसे नीचे भी लिखा हुआ ना, डेव, क्यूए, यूएट, फिर आपका परफेक्ट, परफेक्शन एक है, प्री प्रोड है, और प्रोडक्शन है। तो ये तो खैर जनरली बहुत कम यूज होता है, प्री प्रोड कहीं का यूज हो जाता है, नहीं तो यूएट के बाद प्रोडक्शन होता है। तो ऊपर वाला जो फ्लो बताया मैं, ये कॉमन है, जो लगभग सारी कंपनी यूज करती है। CI/CD पाइपलाइन के द्वारा डाटा फ्लो होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि डेव से आप डाटा किस में डालोगे, क्यूए में, क्यूए से किस में डालोगे, यूएट में, और यूएट से डालोगे प्रोडक्शन में। लेकिन ये डाटा फ्लो किससे होगा, CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन का मतलब होता है ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट। पहले मैन्युअली डिप्लॉयमेंट होता था, जैसे कि बहुत पहले अगर कोई सीनियर व्यक्ति है तो फाइल जिला में डिप्लॉयमेंट करता था, FTP यूज करके कॉपी पेस्ट करके डिप्लॉयमेंट होता था। लेकिन आज के जमाने में CI/CD पाइपलाइन होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, पॉलिसी होती है, और वो अप्रूवल के बाद जो है ऑटोमेटिक बिल बनता है और डिप्लॉय हो जाता है। हमें कुछ करना नहीं रहता है। तो मार्केट में अब सारी कंपनी इसको यूज कर रही है। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट्स होता है, और ऑटोमेट्स पाइपलाइंस होती है। और इसके अंदर बहुत सारे टास्क भी डाले जाते हैं। वो मैं डिटेल टॉपिक में बताऊंगा कि CI/CD पाइपलाइन में क्या क्या होता है, कितने टास्क होते हैं, और कैसे ये काम करता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं, लाइव भी दिखाऊंगा मैं। बट अभी आप ये समझ जाओ कि ये एक ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट करने का एक प्रोसेस है, और इसे
बहुत सारा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक चलता रहता है, कंप्लीट हो जाता है बार बार। अब यहाँ पर और एडवांस में जाते हैं, डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर को एक बार देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? कि जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म हमको लेना है, तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को, मुझे एज्योर लेना है, एडब्ल्यूएस लेना है या जीसीपी लेना है। तब वो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे एज्योर लेना है, तो एज्योर लेना है तो एज्योर में कौन कौन सी सर्विस लेना है, क्या मुझे एपीआईएम लेना है, कंटेनर ऐप लेना है, डॉकर्स यूज करना है, वो भी डिसाइड करता है। और वो डिसाइड करने के बाद फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो जैसे कि मान लो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो गए, कंटेनर्स एंड डॉकर्स हो गए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट किस में होगा, कंटेनर्स में होगा। तो कंटेनर्स क्या होता है, एक सेल्फ डिप्लॉयड वीएम होता है, वर्चुअल मशीन जैसा। एक तो वर्चुअल मशीन होती है जिसको आरडीबी से कनेक्ट करते हैं। कंटेनर उसका बहुत छोटा रूप होता है, बहुत सस्ता रहता है, लेकिन लाइक वीएम, लेकिन बहुत छोटा होता है। और इसमें माइक्रो सर्विसेज और इस टाइप के एप्लीकेशन को कंटेनर पे ही डिप्लॉय किया जाता है। देन लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग का मतलब यही होता है कि जैसे अगर आपका ट्रैफिक, अगर मान लो 100 यूजर थे और 100 से अचानक वो 10,000 हो गए काउंट में, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, स्केलिंग कर देगा और आपके जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने नहीं देगा। तो ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर में, जहां पर हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने वाले, डेवलप और टेस्टिंग होने के बाद की चीज चल रही है, फाइनल स्टेज जिसको बोलते हैं उसकी बात हो रही है। रिलीज इंजीनियरिंग क्या होता है? रिलीज इंजीनियरिंग का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट और रिलीज में क्या अंतर है, ये मैं बता देता हूँ। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई कोड को बिल्ड कर रहे हो और कहीं पर पुश कर दे रहे हो, या आप मैन्युअली वहां पर जाके रख दे रहे हो और उस एप्लीकेशन को चालू करके देख रहे हो, चालू हो गया, वो सब डिप्लॉयमेंट है। रिलीज का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रोडक्शन रिलीज जिसको बोलते हैं, जिसमें प्लानिंग होती है। जैसे प्लानिंग हो गई कि आज से 6 महीने बाद 15 तारीख को हमारा रिलीज जाने वाला है। ये अगर प्लानिंग हो गई, तो आपके जितने भी मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टेक्निकल मैनेजर है, डिलीवरी मैनेजर है, स्क्रम मैनेजर है, प्रोडक्ट ओनर है, सबको वो डेट याद रहेगी कि इस तारीख को हमारा क्या होने वाला, रिलीज जाने वाला है। तो ये लोग उसको टारगेट मान करके डेवलपमेंट टेस्टिंग सब करते रहेंगे। जैसे जैसे डेट पास आएगा तो इनका टेंशन बढ़ जाएगा, बग बहुत सारे, वो एकदम प्रेशर देंगे, जल्दी बग को खत्म करो, यूनिट टेस्टिंग को प्रॉपर करो, कोड कवरेज को बराबर लाओ, क्योंकि रिलीज डेट जो है आपका फेल नहीं होना चाहिए। रिलीज डेट अगर फेल हो गया तो जो क्लाइंट है, जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दे रहा है, जो आपको करोड़ों रुपए दे रहा है सॉफ्टवेयर बनाने का, वो लाखों करोड़ों रुपए का पेनल्टी लगा सकता है आपके ऊपर, अगर आपने रिलीज को अगर मान लो फेल कर दिया तो पहली बात तो रिलीज का डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन बनता है, वर्जनिंग प्लानिंग होती है, रोल बैक स्ट्रेटेजी होती है। रोल बैक स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जैसे प्रोडक्शन में कोई रिलीज किया, सपोज वो एप्लीकेशन पहली बार नहीं जा रहा है, पहले से वो 10 साल से है, अब एक नया वर्जन हमारा डिप्लॉय होने जा रहा है, रिलीज होने जा रहा है, तो वो रिलीज में अगर रिलीज के बाद जो चल रहा था सॉफ्टवेयर वही बंद हो गया, तो क्या होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। रोल बैक का मतलब है कि जो पुराना सॉफ्टवेयर था जिसमें नई चीजें आपने जोड़ी थी, आपको जब वो पुरानी चीज भी ठीक से काम नहीं कर रही, तो नई चीज को आपको वापस वापस लेना पड़ेगा, ताकि पुरानी वाली चीज वापस चालू हो जाए। तो उसको बोलते हैं रोल बैक। तो इसको भी डॉक्यूमेंटेशन बनता है, आपका पहले का बिल नंबर क्या था, नया बिल नंबर क्या जा रहा है, अगर ये फेल हो गया तो उस पुराना वाला बिल नंबर को रीस्टोर करना पड़ता है। तो ये सब काम कौन करता है? ये कॉन्फ्लिक्ट टीम होती है, जो ये हैंडल करती है पूरा रिलीज की एक्टिविटी को। तो उनका ये काम रहता है। तो आप सोचो ये कितनी बड़ी चीज होती है रिलीज का। रोल बैक अगर हो गया तो एक्सलेशन हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। रिलीज का डेट आगे बढ़ गया तो क्लाइंट पेनल्टी लगा देगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलीज। लेकिन अगर आप एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पर ये सब मायने नहीं रखता, बोल दिए कि अरे डाल रहे हो आज, नहीं सर कल डालेगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं सर ये दिक्कत आ गया, छुट्टी भी ले लिया, 4 दिन बाद डालेगा, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। वहां तो आपको कोई चिल्लाने वाला नहीं है, पेनल्टी लगाने वाला नहीं, पैसा काट लेगा वो भी कोई नहीं है, निकाल देगा नौकरी से वो भी बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में रिलीज की वैल्यू पता नहीं चलती लोगों को, और 8-10 साल वो छोटी कंपनी में काम कर जाते हैं। लेकिन जैसे आप एमएनसी में जाओगे, आप इन्फोसिस में काम करोगे, विप्रो में काम करोगे, एचपी में काम करोगे, या बाहर गूगल अमेजन में काम करोगे, तो वहां पर रिलीज बहुत बड़ी चीज होती है, मेन टारगेट होता है। तो जो भी रिलीज डेट होता है उसको लोग प्रिंट करके अपने डेस्क में लगा के भी रखते हैं
ये मेरा रिलीज डेट है, ये फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमको ये डिलीवरी करना है जो हमारा वर्जन चल रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर स्लाइड में अच्छे से बता दिया। फिर है इसके बाद रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। एक तो मैंने अभी इसके पहले बताया था, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें मैनुअल टेस्टर भी हो गए, ऑटोमेशन टेस्टर भी हो गए। लेकिन इसके बाद रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होता है, जिसमें बोलते हैं जैसे बीटा टेस्टिंग, डॉग फूडिंग टेस्टिंग और मॉनिटरिंग। तो जब पहली बार मेरे कंपनी के एमडी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारी डॉग फूडिंग टेस्टिंग कब से स्टार्ट करें, मेरे को बड़ा बेकार लगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था डॉग फूडिंग टेस्टिंग क्या होता है। तो मैं इसको अलग करके भी देख रहा था, डॉग मतलब कुत्ता होता है, फूडिंग मतलब खाना, क्या मतलब समझ नहीं आता मुझे। अच्छा, एमडी ने क्वेश्चन पूछा, हमारे मीटिंग में सब लोग बैठे थे। तो मैंने बस इतना ही बोल दिया कि सर अभी तो अ, हम लोग जो है बीटा की तैयारी कर रहे हैं, बट मेरे कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको मैंने टेस्टिंग करने दिया हुआ है, उनके मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया हूँ, और उनसे फीडबैक मैं डेली लेता हूँ मॉर्निंग में आकर के, ये आपको 24 आवर्स में कोई दिक्कत है क्या। और अगर कोई फीडबैक आता है तो मैं फिर टीम को बुलाता हूँ, उनको समझाता हूँ और उसको करता हूँ। एमडी बोला दैट इज कॉल्ड द डॉग डॉग फूडिंग। यानी कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस सॉफ्टवेयर को पहले अपने एम्प्लॉय को देती है टेस्ट करने के लिए। तो जस्ट कंपनी के इंटरनल जो भी पर्सन है वो टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डॉग फूडिंग। और जब उसको फाइनल रिलीज के पहले बाहर के लोगों से अगर टेस्ट कराया जाता है, उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग, बीटा यूजर। अब बीटा यूजर क्या हो गया, आप बाहर पे आप बीटा वर्जन निकाल के दे रहे हो, बोल रहे हैं कि आम पब्लिक को बोल रहे हैं कि भाई तुम यूज करो, ये हमारा फाइनल नहीं है, लेकिन मान के चलो फाइनल ऐसा ही होगा। अगर इसमें कोई इशू आता है तो फीडबैक दो हमें, और हम उसको तुरंत सही करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल अमाउंट देने वाले हैं। और कई बार डेट भी डिक्लेयर कर देते हैं कि इस डेट को, इस ईयर को हमारा फाइनल वर्जन आ रहा है। जैसे विंडोज के वर्जन आते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन प्रोडक्ट होते हैं उसके वर्जन आते हैं। तो बीटा टेस्टिंग आता है, बीटा यूजर के द्वारा किया जाता है। एंड मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि एक बार अगर लाइव हो जाता है, तो उसकी फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है कि उसमें ट्रैफिक कब ज्यादा आ रहा है, कब कम आ रहा है, कोई हैकर तो नहीं है, कोई एनोमली तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई हमारे एप्लीकेशन को डाउन करने की ट्राई तो नहीं कर रहा है बाहर से। तो सब मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहता है। देन उसके बाद हमारा प्रोडक्शन सपोर्ट। तो जब एक बार एप्लीकेशन लाइव हो जाता है तो उसके बाद वारंटी पीरियड होता है। कोई कोई कंपनी 15 दिन का वारंटी देती है, कई लोग 1 महीने का देते हैं, और कुछ कंपनी 3 महीने का वारंटी देती है। अभी तुम लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं वारंटी वर्ड क्यों बोल रहा हूँ। वारंटी का मतलब ये होता है कि मैंने अगर एक सॉफ्टवेयर को लाइव कर दिया, प्रोडक्शन में डाल दिया, उसके बाद मैंने 1 महीने का वारंटी दिया। इसका मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर कोई भी इशू अगर पता चलता है उस सॉफ्टवेयर में, और मुझे वो इशू को सॉल्व करना रहेगा, तो मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा, कोई भी चार्ज नहीं करूंगा क्लाइंट से, मैं फ्री में करके दूंगा। तो वो होती है वारंटी। वो 1 महीने की हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है। लेकिन अगर वारंटी खत्म हो गई, उसके बाद अगर क्लाइंट बोलता है या कहीं से फीडबैक आता है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये तो फीचर है ही नहीं, जो कि बहुत जरूरी होना चाहिए था, तो फिर उसको बोलते हैं सीआर, यानी चेंज रिक्वेस्ट। मैं करूंगा फिर भी काम, लेकिन फिर उस काम का मैं चार्ज करूंगा क्लाइंट से, तो उसको बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट, सीआर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनाई आएंगे, इसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि आप किसी अच्छे कंपनी में जाओगे तो आपको यही सब बात करनी पड़ेगी। तो काफी दिक्कत आता है जब पहली बार हम चले जाते हैं, और हम ऐसा लगता है कि यहाँ सारा कल्चर ही अलग है, हम अलग से आ गए। तो वो मतलब कल्चर नहीं रहता वहाँ, आपको बैठ के कोई सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा, किसी के पास टाइम नहीं है, और ना है भी टाइम तो गेम खेलता रहेगा पबजी, लेकिन आपको लेके नहीं बैठेगा कि चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो ये सब सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है हमें। तो प्रोडक्शन सपोर्ट में आप इंसिडेंट वगैरह जो हैंडलिंग करते हो, एक मिनट पीछे आ गया। हाँ, इंसिडेंट वगैरह हैंडलिंग करते हो, एसएलए वगैरह आप चेक करते रहते हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हो उसको। तो ये सब चीज आपका प्रोडक्शन सपोर्ट पे आता है। सपोर्ट टीम होती है इसके लिए। सपोर्ट टीम अलग होती है जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। वो डायरेक्ट फोन उठाती है, कस्टमर का भी उठाती है, क्लाइंट का भी उठाती है, और वो भी अंडरस्टैंड करती है कि क्या प्रॉब्लम है, उनसे स्क्रीनशॉट मांगेगी, सब कुछ करेगी, और फिर डेवलपमेंट टीम को पास करेगी टिकट बना के, इंसिडेंट क्रिएट करेगी कि एक प्रोडक्शन इशू आया है, इसको देखो। अरे हाई प्रायोरिटी होता है। प्रोडक्शन इशू मतलब डेवलपमेंट काम रोक के इसको फिक्स करना पड़ता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे एआई पावर्ड डेवलपमेंट।
एआई पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि आप एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हो। रिक्वायरमेंट जब मैंने बताया था कि पहले हम लेते तो उसको एनालिसिस टूल के द्वारा किया जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। आप खुद ऐसे 100 100 लाइन की अगर मान लो कि 20 25 डॉक्यूमेंट है, पढ़ने बैठोगे, उससे जब एआई टूल लगाओ, आपको समरी बना के दे देगा, एनालिसिस करके बता देगा कहाँ करेक्शन है, कहाँ क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। कोड जनरेशन भी एआई टूल के द्वारा आज की डेट में चालू हो चुका है। तो जो मैनुअल कोडिंग करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा क्या होता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। अलग अलग प्रकार के डेवलपर्स होते हैं, कोई अलग टाइप का कोड लिख रहा है, दूसरा कुछ और प्रकार का लिख रहा है। आखिरी में सॉफ्टवेयर देखते हैं तो वो अजूबा टाइप का बन जाता है। जब मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं अरे सर ये तो 15 साल से चल रहा है, कोई आया उसने कुछ करके चला गया, दूसरा आया उसने नया कुछ कर दिया, अब वो सॉफ्टवेयर का पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया। तो ये सब चीजें हो जाता है, लेकिन एआई में ये सब चीज ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो करवा सकते हैं। ऑटोमेशन जो है एआई से हम कर सकते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। डॉक्यूमेंट भी हम क्रिएट करवा सकते हैं। मैनुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में अगर मान लो हमको 1 महीना लगता है, एआई के साथ क्रिएट करेंगे तो 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा रिव्यू वगैरह भी करना पड़ता है ना। एआई तो 100% पे एक्यूरेट होता नहीं, वैलिडेट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगता है, बट लेकिन फास्ट हो जाता है वो। फ्यूचर ऑफ डेवलपर्स एआई प्लस ह्यूमन कोलेबोरेशन, तो मैंने वही बताया कि आप एआई तो ले रहे हो, बट आपको इतना इंटेलिजेंट होना है कि सॉफ्टवेयर का अभी जो मैंने बताया स्टार्टिंग से, वो आपके माइंड में होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कर लो। कोड वगैरह तो वो एआई जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आपको यूएक्स भी डिजाइन करना है तो वो एआई बना के देगा, लेकिन क्रिएटिविटी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप एआई को प्रॉम्प्ट तो करोगे कि आपको कैसा चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, जैसा आप बताओगे वैसा बना के दे देगा। तो एज ए टूल यूज करना एआई को। फोकस ऑन आर्किटेक्चर, मैंने बताया कि आर्किटेक्चर में फोकस करो। फास्टर डिलीवरी, डिलीवरी फास्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत फास्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 10 दिन का काम मैंने देखो दो 2 दिन में करके दे दिया। हो सकता है कि 2 घंटे का काम तो आप ढूंढो, अपने आप को ऑप्टिमाइज करो। फिर इसके बाद आता है जब प्रोडक्शन लाइव हो गया तो ऑब्जर्वेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन लाइव हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, हमने डेवलपमेंट कर दिया, टेस्टिंग कर दिया, क्लाइंट ने पैसा हमको दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको फिर उसके बाद लगानी पड़ती है मॉनिटरिंग, लॉगिंग और अलर्ट। मॉनिटरिंग मतलब वो देखते रहते हो कि सारी फंक्शनैलिटी सही चल रही क्या, ट्रैफिक वगैरह कब ज्यादा आता है, कब कम आता है, रात में कम होता है, दिन में ज्यादा होता है, तो कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। लॉगिंग मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम आया, वो आप आसानी से एरर्स वगैरह ढूंढ के निकाल सकते हैं। अलर्ट मतलब अगर कोई इशू आ गया, सर्वर डाउन हो गया, आपको तुरंत मेल आ जाएगा, तो लोग पैनिक होंगे, उससे पहले ही आप जाकर के उसको चालू कर दो। तो अलग अलग प्रकार के अलर्ट्स होते हैं, तो ये सब लगाने पड़ते हैं हमें। डेवसेक ऑप्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक बताया था डेवऑप्स, ये डेव ऑप्स। तो अगर मान लो मैं डेवऑप्स लगाता हूं, तो ये क्या होता है कि डिलीवरी प्लस ऑपरेशन, दो चीज से मिलकर बना हुआ है डेवऑप्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते जाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, अलग एनवायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं। बस हम इसमें एक सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो सिक्योरिटी अगर हम ऐड कर दिए इसमें, तो उसको बोलते हैं डेवसेक ऑप्स। जैसे अभी मेरा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मैंने क्वालिटी गेट लगा दिया, सिक्योरिटी गेट लगा दिया। उसका नाम क्या है, सोनार क्यूब। अब अगर मान लो आप कोई कोड डेवलपर कर रहा है और वो जैसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भेजता है, तो तुरंत उसकी वल्नरेबिलिटी, इश्यूज सब निकाल करके रिपोर्ट बना देता है। तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, वापस से कोड करो और दोबारा भेजो। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिक्योरिटी ऐड कर दिया पाइपलाइन में। तो सिक्योरिटी इन CI/CD, तो उसका नाम क्या है, सोनार क्यूब। चेक मार्क्स हो सकता है, बहुत सारे मार्केट में टूल्स आते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी स्कैन कर लेगा। सीक्रेट मैनेजमेंट, सीक्रेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे पासवर्ड हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, ऐसी सीक्रेट्स वाली चीज है, हम इसको की वॉल्ट में रखते हैं। उसको बोलते हैं सीक्रेट मैनेजमेंट। जो जल्दी कोई चुरा नहीं सकता, बहुत सेफ रहता है। हमारे कोड के अंदर नहीं रहता, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो रहता ही नहीं है, कहीं और रहता है। जब जरूरत पड़ती है हमारे प्रोजेक्ट को, तो जो जरूरत पड़ती है वहां से उठा के ले आता है काम करने के लिए। अब हम देखते हैं एपीआई गवर्नेंस। तो एपीआई गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन बन गया तो उसके बाद दोबारा काम होगा होगा, क्योंकि वर्जनिंग आते रहती है ना, उसमें नए नए फीचर एनाउंसमेंट वगैरह होते हैं। तो एपीआई का सबसे बेस क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर का सबसे बेस क्या है, एपीआई है। एपीआई से कम्युनिकेशन चल रहा है। जैसे मान लो लॉगिन एपीआई है, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी वही एपीआई यूज कर रहा है, वेब एप्लीकेशन भी सेम एपीआई को यूज कर रहा है।
लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के लॉगिन एपीआई पे मेरे को कुछ चेंजेस करना है, और अगर मैंने चेंज कर दिया तो पता चल रहा है कि वेब वाला लॉगिन होना बंद हो गया, क्योंकि चेंज तो मुझे यही करना था। तो मैं क्या करूंगा, वर्जनिंग करूंगा। वर्जनिंग का मतलब होता है कि वर्जन वन जो है, पहले मोबाइल में भी चल रहा था, वेब में भी चल रहा था, मैंने वर्जन टू बना दिया, लेकिन वर्जन टू को मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। वर्जन वन ऑलरेडी वेब में था, तो क्या हो गया, मोबाइल भी चालू हो गया, वेब को भी दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे वर्जनिंग करते चले जाते हैं। रेट लिमिटिंग लगाते हैं। रेट लिमिटिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति बार बार क्लिक कर रहा है, लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, नहीं लॉगिन हो रहा है तो 50 बार कर रहा है, तो वो आपके सर्वर पे अनवांटेड हिट आता है। तो हम रेट लिमिटिंग लगा देते हैं कि अगर बार बार हिट आ रहा है, कम समय में ज्यादा हिट आ रहा है, तो उस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं कि भाई तू बंद ही हो जा, अब तू 1 घंटे तक या 1 दिन तक तो दोबारा हिट नहीं कर सकता। तो ये रेट लिमिटिंग बोलते हैं, ताकि हमारे सर्वर को कोई डाउन ना कर सके। और एपीआई गेटवे इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो बैकएंड है वो बहुत ही सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। एपीआई गेटवे मतलब एक गेट होता है, जैसे आपके घर में एक गेट है, और गेट आपको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। आप प्रॉपर उसको बंद करते हो, कुंडी लगाते हो, ताला लगाते हो, सिक्योर हो जाता है आपका घर, और आप निश्चिंत होकर बाहर घूमने चले जाते हो। तो ऐसे ही हमारा जो डाटा बेस है, आपका बैकएंड सर्विस है, ये सारा चीज आपका क्लाउड में। तो ये एपीआई गेटवे से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो बाहर से हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, एपीआई गेटवे के थ्रू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेफ है। तो ये सब आपको जब मैं एजोर की क्लासेस चालू करूंगा तो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी, और वहां पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैंने बताया था कि एजोर अगर आप यूज कर रहे हो और आपका बिल 1 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन जब आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उस बिल को आप 40 हजार तक ला सकते हो। तो हर कोई चाहेगा ना उसका पैसा बच जाए। तो उसके लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, इसके लिए कई टूल भी आते हैं। और सेकंड चीज है कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा क्लाउड में। तो डेवऑप्स इंजीनियर एक्चुअली में एक्सपर्ट होते हैं, उनको 5 साल 10 साल उसी में हो जाता है काम करते करते। तो वो लोग आइडिया लगाते हैं कि आप कैसे पैसा बचा सकते हो, जैसे आपका सीए वो बताता है ना टैक्स कैसे बचा सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर बताता है कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है इंफ्रा की, उसको आप मैं क्या क्या काम करूंगा, कौन कौन सी पॉलिसी लगाऊंगा जिससे वो कम हो जाएगी। तो इसमें आपका पे एज यू गो, यानी कि जितना बिल आया उतना देना ही पड़ता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका जो बिल है कम हो जाए। और ऑटो स्केलिंग, यानी कि जब जरूरत है तभी आपका रिसोर्स में स्केलिंग हो जाए, उतने देर के लिए बिल ज्यादा आएगा, फिर जब जरूरत नहीं है वापस वो छोटा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये सारा चीज जो है डेवऑप्स इंजीनियर हैंडल करता है। अब ये लास्ट स्लाइड चल रहा है हमारा, तो थोड़ा टाइम भी हुआ है। तो ये टीम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसका एक बहुत डिटेल सेशन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आईटी फील्ड में रह करके भी आप लोग बहुत सारे डेजिग्नेशन को, पोजीशन को नहीं जानते। जानना चाहिए, आपको वहाँ जाना है नहीं जाना है वो बात अलग है। बट मैं यहाँ बताता हूँ, सबसे पहली डेजिग्नेशन यहाँ पर है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, जो कि मैं बन गया हूँ टोगेफ 10 को पास करने के बाद। ये मेरे जिंदगी का आखिरी एम था, 60 साल के पहले मुझे बनना था। मेरा 51 ईयर हो गया, मैं बन गया, बहुत खुश हूँ। और जब मैं पहली बार जॉब ज्वाइन करने के लिए बैग लेके मेट्रो सिटी में कदम रखा था, तो मुझे ये बनना था, टारगेट था। बहुत कम समय में मैंने अचीव कर लिया। और इसके बाद आता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आता है। ऑलरेडी मैं अभी वो रोल कर रहा हूँ मेरी करंट कंपनी में, एज ए सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। और क्लाउड आर्किटेक्ट ये अलग होता है। क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है उसको क्लाउड का नॉलेज होता है, जैसे एज्योर का नॉलेज है। तो वो एज्योर में आप उसको बोलेगे ना वीएम बना के दो, तुरंत वीएम बना देगा, एक्सेस वगैरह लगा के आपको दे देगा। आप बोलोगे मेरे को ये कोड को डिप्लॉय करना है, मेरे को उसका कुछ होस्ट कर दो सर्विस, तो वो क्लाउड का एक्सपर्ट होता है, एक क्लाउड का। जैसे एज्योर का अगर है तो एज्योर का एक्सपर्ट होगा, एडब्ल्यूएस का है तो एडब्ल्यूएस का होगा, जीसीपी यानी गूगल तो गूगल का होगा। तो क्लाउड आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो ये भी काफी अच्छा डेजिग्नेशन है। तो आजकल लोग कॉलेज से निकलने के बाद क्लाउड आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं सर्टिफिकेशन वगैरह पास करके। फ्रंट एंड आर्किटेक्ट जो होता है, तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं, उसके बाद जैसे लीड आता है, फिर उसके बाद आपके मैनेजर्स वगैरह आते हैं। तो उसमें अगर टेक्निकल रहना चाहते हो तो आप आर्किटेक्ट लेवल पे चले जाओगे। यानी उसको फ्रंट एंड का काम करते करते 15 साल 20 साल 25 साल हो चुका है, तो वो आर्किटेक्ट लेवल पे पहुंच जाता है, फ्रंट एंड का एक्सपर्ट रहता है, एकदम आर्किटेक्ट। बैकएंड आर्किटेक्ट, ये बैकएंड की प्रोग्रामिंग करते हुए वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाता है, और लास्ट में वो क्या बन जाता है, बैकएंड आर्किटेक्ट बनता है। तो ये बैकएंड आर्किटेक्ट हो गया, क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया, यूएक्स आर्किटेक्ट हो गया, तो ये सबको मिला करके फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनता है।
जिसको सारी क्लाउड पता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पता है, उसको पूरा बहुत कुछ पता रहता है, और वो सॉल्यूशनिंग देता है कि आपका ये कैसे बनेगा प्रोजेक्ट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, बजट कितना लगेगा, सारा चीज वो डिफाइन करता है। देन उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बहुत बड़ी चीज है। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर होता है, जो कि कंपनी का एक नया ब्रांच खुलता है। जैसे मान लो कि टाटा कंपनी है, टाटा का एक ब्रांच सिंगापुर में खुल रहा है, लंदन में खुल रहा है, अमेरिका में खुल रहा है। तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट वो डिजाइन करता है कि ब्रांच कहाँ खुलेगी, सर्वर कौन सा होगा, कितने एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हमें कैसे वहां पर जीडीपीआर वगैरह फॉलो करना है। यानी कि वो जो प्रोजेक्ट होते हैं ना 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के, तो ये इनके डॉक्यूमेंट और इनके साइन के बाद वो फिर स्टार्ट होते हैं। तो ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं। हालांकि इंडिया में एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का जो एक्चुअल काम केवल डिलाइट कंपनी में होता है। बाकी डेजिग्नेशन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सब जगह है, वो ऐसी दे देती है सीनियरिटी की बेस पे। बट वो जो रोल है वो डिलाइट के पास है, और बाकी फॉरेन की बहुत सारी कंपनियां होती है जहां पर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं और एक्चुअल काम भी करते हैं। जैसे मैं हूं, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस लेवल, उस कंपनी में नहीं पहुंचा। तो बट कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो काम दे। फिर इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट टीम। तो जैसे इसमें प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। प्रोडक्ट मैनेजर जो मतलब प्रोडक्ट का ऑनरशिप लेता है और प्रोडक्ट के डोमेन की नॉलेज होती है। बिजनेस एनालिस्ट हो गया, बीए, जिसको अपने प्रोडक्ट की हर फंक्शनैलिटी का बहुत डिटेल में नॉलेज होता है, और वो बाहर से फीडबैक लेके, इंफॉर्मेशन लेके उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट करते जाता है। रिक्वायरमेंट बनाने में, एनालिसिस करने में बीए का बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिस्ट। तो जो बीए जो होता है ना, ज्यादातर नॉन नॉन टेक्निकल होते हैं। तो उनके जो डाटा रहते हैं उसको टेक्निकल कन्वर्ट करने का काम जो होता है टेक्निकल एनालिस्ट का होता है। डोमेन एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, 15 साल हो गया, तो आप उसको बोलते हैं उसका डोमेन क्या है, बैंकिंग, है ना, BFSI। तो ये जो बैंकिंग डोमेन हो गया, किसी का ई कॉमर्स डोमेन हो गया, तो उसमें काम करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डोमेन एक्सपर्ट। तो कई बार कंपनी हायर करती है डोमेन एक्सपर्ट। तो आप भी चाहे तो डोमेन एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप डिजाइनिंग टीम में अगर आप देखते हो तो इसमें यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, इंटरेक्शन डिजाइनर और प्रोटोटाइपिंग स्पेशलिस्ट। तो प्रोटोटाइपिंग मैंने बताया था ना, वायरफ्रेम्स वगैरह बनाते हैं, इनके टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, तो कई बार इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जो मतलब रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं ना, तो वहीं पर बनाना चालू कर देते हैं प्रोटोटाइपिंग। तो इंटरेक्शन डिजाइनर जो होता है यूजर बिहेवियर को एनालिसिस करता है। डेवलपमेंट टीम में आप देखोगे तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मैक्रो सर्विस डेवलपर। अब जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो मैक्रो सर्विसेज में चल रहा है, लेकिन मैं क्या किया, फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड को ट्रेनिंग दे के लेके आया। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं कि स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग लिए होते हैं ज्वाइन करने से पहले, तो उसको अपन माइक्रो सर्विस डेवलपर बोलते हैं। AIML इंजीनियर, जो मशीन लर्निंग और एआई में काम करते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर, जो केवल मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने का उनका स्पेशलिटी रहता है। डाटा एंड डाटाबेस टीम में देखेंगे तो डाटाबेस आर्किटेक्चर, एक्चुअली में इसको शॉर्ट में बोलते हैं DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक्चुअली में डाटाबेस आर्किटेक्ट भी होता है। तो वो पूरा डिजाइन डिजाइन जो होता है वो डिफाइन करता है। डाटा इंजीनियर, जो डाटा पाइपलाइन को बनाता है। डाटा एनालिस्ट, जो इंसाइट एंड रिपोर्टिंग पे काम करता है। डाटा साइंटिस्ट, जो एआई मॉडल पे काम करता है। तो एआई पे जब आप डाटा लेवल पे काम करोगे तो आपको डाटा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। क्वालिटी इंजीनियरिंग टीम में अगर आप देखोगे तो पहला QA इंजीनियर हो गया, ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, टेस्ट आर्किटेक्ट। तो अभी मान लो जो टेस्टर्स है, ऑटोमेशन या मैनुअल, तो उनको देखो ये टेस्ट आर्किटेक्ट बनने का भी प्लान ले सकते हैं कि भाई मैं कैसे टेस्ट आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टर अलग होता है, सिक्योरिटी टेस्टर अलग होता है। यानी टीम भी होती है। जैसे परफॉर्मेंस टीम, उसमें 8 से 10 लोग बैठे हुए, वो सारे परफॉर्मेंस टेस्टर है। वो सिक्योरिटी टेस्टर एक अलग टीम होती है, उसमें भी 10-12 लोग रहते हैं, और उसमें अलग अलग नॉलेज के लोग रहते हैं, लेकिन सबका काम होता है सिक्योरिटी टेस्ट करना। बहुत सारे परफॉर्मेंस के और सिक्योरिटी के टूल्स आते हैं जिनके वो चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस टीम एक अलग होती है, जिसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होता है। तो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की भी डेजिग्नेशन है। सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, कंप्लायंस ऑफिसर होता है, जो GDPR SOC 2 वगैरह को पूरा स्टडी करता है। और इसके बाद IAM स्पेशलिस्ट होता है। ये जहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनी में एजोर और AWS में काम चलता है, तो वहां पर IAM
स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जब भी आप नया डेवलपर आता है, उसको एक्सेस देना रहता है, तो उसको मेल डालना पड़ता है। तो वो पूछता है अपने मैनेजर से कि आई एम टीम का मेल आईडी पे। फिर उस मेल पे आप डालोगे कि मैं न्यू ज्वाइनर हूँ, मेरे को इन इन सर्विस का एक्सेस दो, और मेरे को ये काम है, पूरा एक मेल डालना पड़ता है। फिर वो अप्रूवल लेता है और उसके बाद वो एक्सेस देता है। तब आपको वो सर्विस दिखाई देना चालू होती है। तो अगर क्लाउड सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको आईएम स्पेशलिस्ट दिखाई देगा। डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में देखोगे तो डेवऑप्स इंजीनियर आप लोग जानते ही हो, जो CI/CD पाइपलाइन बनाता है उसको मेंटेन करता है। क्लाउड इंजीनियर मतलब ये हो गया कि इंफ्रा का सेटअप करता है। जैसे आपको वीएम बना के देगा, आपका कंटेनर बना के देगा, आपको बना के देगा, लेकिन चलाना आपको है। उसका काम है केवल बनाना, और उसके जो आईपी है, क्रेडेंशियल है, आपको मेल कर देता है। कंटेनर इंजीनियर, अब देखो ये स्पेशलिस्ट हो गया, जो केवल कंटेनर पे ही काम कर रहा है। डॉकर, कुबरनेट्स और एकेएस, जितने भी सर्विसेज होती है उस पे काम करता है, तो उसको बोलते हैं कंटेनर इंजीनियर। स्टार्टिंग से ही वो उसी में काम कर रहा है तो एक्सपर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, SRE, सिस्टम रिलायबिलिटी। प्लेटफॉर्म इंजीनियर, इंटरनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ज्यादातर प्लेटफॉर्म इंजीनियर एक प्रकार के सपोर्ट टीम ही रहते हैं। जो कोई भी बाहर से इंसिडेंट या टिकट जनरेट होता है तो इनके पास पहले आता है। ये एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि ये किसको देना है, फ्रंट एंड टीम को देना है, डेवलपमेंट को देना है, एपीआई को देना है, या क्लाउड टीम को देना है। तो प्लेटफॉर्म इंजीनियर टीम मतलब एक सेंटर है। तो हर चीज उसके पास पहले आएगी, देन वो पास करेगा, डिसाइड करेगा कि कहाँ उसको भेजना है। डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज टीम जो होती है, जैसे कि रिलीज मैनेजर होता है, जो पूरा प्लानिंग बनाता है, उसको वेरीफाई करता है आपकी रिलीज प्लानिंग को। बिल्ड इंजीनियर अलग होता है, बिल्ड ऑटोमेशन करता है। यानी कि आपको अगर डिप्लॉय करना है तो बिल्ड इंजीनियर होता है, वो आपके बिल्ड को लेगा और फिर वो डिसाइड करेगा उसका वर्जन क्या है, उसकी क्यू वगैरह बनाएगा कि किसके बाद ये डिप्लॉय होने वाला है। तो वो सब हैंडल कर लेता है पूरा। इसके लिए टूल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे टीम सिटी बहुत पॉपुलर टूल है, ऑक्टोपस है, कारा है। तो इनके एक्सपर्ट होते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट इंजीनियर होते हैं, जो प्रोडक्शन वगैरह में डिप्लॉय करते हैं। किसी कारण से रोल बैक करना पड़ा तो रोल आउट करके देते हैं आपको। एनवायरमेंट मैनेजर्स होते हैं, जो कि आपको एनवायरमेंट को पूरा सेटअप करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो ये अलग होते हैं। फिर प्रोडक्शन सपोर्ट टीम जो होती है, जैसे कि आपका L1 सपोर्ट इंजीनियर, L2, L3, ये सब आपके जो है प्रोडक्शन सपोर्ट टीम के लेवल्स होते हैं। तो जैसे पहली बार जो कोई इशू आता है L1 के पास ही आता है। L1 को अगर वो लगता है कि नहीं ये इशू बेसिक इशू नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो L2 के पास भेज देता है। L2 से भी अगर सॉल्व नहीं होगा तो L3 के पास जाता है। और इसका जो फाइनल रहता है प्रोडक्शन सपोर्ट लीड रहता है, जो मेन जो इसका हेड रहता है। तो ये ऐसे वहां पर भी हिरार्की बनी हुई है। तो मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी मैंने बताया था कि जब प्रोडक्शन लाइव हो जाता है तो आपको ये देखना पड़ता है, मॉनिटरिंग, लॉगिंग और इंसिडेंट मैनेजर। तो ये तीन अलग अलग पोजीशन है जो मॉनिटरिंग के लिए ही काम करते हैं। तो मॉनिटरिंग इंजीनियर जो होता है वो अलर्ट और डैशबोर्ड पे काम करता है। जैसे ग्राफना डैशबोर्ड है ना, तो वो सब बनाएगा। प्रोमेथस है, इसको बनाएगा और उसको पूरा मेंटेन भी करेगा। लॉगिंग स्पेशलिस्ट होता है, लॉग एनालिसिस करता है। लॉग एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनको सेटअप करता है और उसको यूज करता है। इंसिडेंस मैनेजर मतलब क्या होता है कि कोई भी इश्यूज अगर आता है उसको हैंडल करता है, उसको पास करता है डेवलपमेंट टीम के पास उसको सॉल्व करने के लिए। गवर्नेंस एंड प्रोसेस, तो इसमें जैसे स्क्रम मास्टर, डिलीवरी मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर, ये तीन ऐसी पोजीशन है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नेंस और प्रोसेस के ऊपर। तो स्क्रम मास्टर तो खैर पूरा हैंडल ही करता है स्क्रम प्रोसेस को। डिलीवरी मैनेजर वो क्लाइंट और हमारे डेवलपमेंट टीम के बीच का मीडिएटर होता है, जो रिपोर्ट वगैरह क्लाइंट को देते रहता है कि अभी ये हो गया है, अगले सप्ताह ये होने वाला है। और प्रोग्राम मैनेजर जो होता है ये पूरा अलाइन करता है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट में कुछ नया कुछ ऐड करना है, नया रिसोर्स ऐड करना है, ये बहुत सारी प्लानिंग करते रहता है और उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। अच्छी बड़ी पोस्ट है डिलीवरी मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, ये सब चीजें। स्क्रम मैनेजर और बीए लगभग एक जैसे होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और ये एमएनसी कंपनी में यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो ये ज्यादातर क्या फेमस रहती है, किसमें फोकस करती है? स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर एंड प्लेटफॉर्म टीम। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो सपोर्ट तो देना ही पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर क्योंकि ये प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड में चलता है। अमेजन जो है माइक्रो सर्विस और एसआरई फोकस के कारण फेमस हुई है।
गूगल जो है डाटा एआई और एसआरई के कारण फेमस हो गया। एक्सेंचर जो है रोल बेस्ड डिलीवरी मॉडल है, अलग अलग है। बाकी जैसे टीसीएस और इन्फोसिस में लेयर्ड सपोर्ट है, L1 L2 L3। उसमें ग्रेड भी मिल जाता है। कोई बोलेगा ना कि तुम इंजीनियर हो, कौन से इंजीनियर हो, बोलेगा मैं L2, मैं L1 हूँ, और उसके हिसाब से उसकी सैलरी वगैरह बढ़ती भी है। तो थैंक यू, आज का सेशन खत्म होता है यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं।